अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हाफ़िज़ सलमान। आज का हमारा टॉपिक है आइज़ा 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन ऑडिट। देखिए जी, मटीरियलिटी का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कहाँ से आया? हमने जब आइज़ा 300 पढ़ा था, आइज़र 300 हमने पढ़ा था, तो आइज़र 300 में आप लोगों को याद आ रहा होगा, आइज़र 300 में हमने क्या पढ़ा था? प्लानिंग पढ़ा था, प्लानिंग के अंदर हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी पढ़ा था, ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हमने डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ा था। डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी मटीरियलिटी। हम प्लानिंग में क्या कैलकुलेट करते हैं? मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं। सर मटीरियलिटी का कैलकुलेट करने का क्यों कैलकुलेट करने की नीड है? मटीरियलिटी की क्या नीड है? क्या ज़रूरत है मटीरियलिटी कैलकुलेट करने की? देखिए मटीरियलिटी हमें हर फ़ेज़ के अंदर हमें हेल्प आउट करती है। प्लानिंग फ़ेज़ हो गया, हमारा या तो परफ़ॉर्मिंग फ़ेज़ हो गया या कंक्लूडिंग फ़ेज़ हो गया, हर फ़ेज़ के अंदर हमें हेल्प आउट कर रही होती है। चाहे वो कंक्लूडिंग फ़ेज़ हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे परफ़ॉर्मिंग हो। प्लानिंग में हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करना, किस पे कितना काम करना है, किस पे काम करना भी है, नहीं करना, वो सारी चीज़ें। परफ़ॉर्मिंग फ़ेज़ में कितने सैंपल साइज़ हमें परफ़ॉर्म करने हैं। कंक्लूडिंग फ़ेज़ में कि यार ये जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफ़ाई हुई है, क्या वो मटीरियल है या नहीं है? मटीरियल है तो उसके हिसाब से हम ओपिनियन देंगे, अगर मटीरियल नहीं है तो उसके हिसाब से भी हम ओपिनियन दे रहे होंगे। अच्छा जी, हमने बात कर ली इसकी इम्पोर्टेंस पे। अब थोड़ी-सी बात करते हैं सर प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? किस तरीके से लोगों की नॉलेज होती है मटीरियलिटी के लिहाज़ से? देखें, ये चीज़ ऑलरेडी हमने कैस में पढ़ी हुई है। हमें पता है मटीरियलिटी क्या होती है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है, सारी नॉलेज हमारे पास है। ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ़ में फिर भी जो अक्सर स्टूडेंट होता है, उसको चीज़ें क्लियर नहीं होती सर। मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का हमें फ़र्क सही से अभी तक समझ नहीं आया कि मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं? क्यों सिर्फ़ पर मटीरियलिटी कैलकुलेट करके हम सारा काम उस पे उसकी बेस पे क्यों नहीं कर लेते? ऐसा क्यों करते हैं कि यार परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आता, ठीक है? एक तो ये मसला। दूसरा मसला, बच्चा जब ऑडिट लाइफ़ में काम कर रहा होता है, तो पुराने ऑडिट वर्किंग पेपर्स को देखता है, उसी के हिसाब से बेंचमार्क सेलेक्ट करता है, उसी के हिसाब से परसेंटेज सेलेक्ट करता है, उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करता है। बच्चा अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं करता। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बच्चा ये सोचता नहीं है कि यार अब करंट ईयर में क्या ये बेंचमार्क मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं है? क्या यूज़र्स की अटेंशन इस पर होगी, नहीं होगी? ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करता है, वो सिर्फ़ पुराने ईयर का देखता है। परसेंटेज पुराने ईयर की कैलकुलेट कर लेगा, ये नहीं देखेगा कि यार इस साल क्या मुझे परसेंटेज रिवाइज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, आज की क्लास में हम पास्ट पेपर भी देखेंगे कि यार पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चन आता है, किसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पास्ट पेपर के लिहाज से, ठीक है? आगे चलते हैं हम। सर मटीरियलिटी क्या है? मटीरियलिटी देखिए आसान सी चीज़ है यार। मटीरियलिटी जिससे इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र्स इन्फ्लुएंस हो जाए। एक आसान सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं कि लेट्स से आप लोगों को इस पेपर को पास करने के लिए, ऑडिट के पेपर को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? सर 50 मार्क्स चाहिए। ठीक है? 50 मार्क्स चाहिए तो 50 मार्क्स आपकी क्या है? सर मटीरियलिटी है। सर मतलब ये कि अगर 50 मार्क्स से ज़्यादा मैं गलतियाँ करूँगा पेपर के अंदर, अगर वो गलतियाँ 51 मार्क्स की हो जाती हैं, 52 मार्क्स की हो जाती है, मतलब वो मेरे डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब मुझे ऑडिट पेपर क्या करना पड़ेगा? दोबारा देना पड़ेगा। तो सर अगर तो 49 मार्क्स की गलतियाँ होती हैं या 49 मार्क्स की आती हैं या फिर 48 की आती हैं या फिर गलतियाँ मेरी होती हैं 47 गलतियाँ होती हैं, 53 मार्क्स मैं अचीव कर लेता हूँ। तो सर मेरे अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ, तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा पेपर पास हो जाएगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। मैं अगर 47 मेरी गलतियाँ होती हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। 43 गलतियाँ होती हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। 49 गलतियाँ होती हैं, मुझे जब भी मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 50 क्रॉस करेगा, 50 से क्रॉस करेगी मेरी गलतियाँ, ठीक है? मतलब गलतियाँ अगर ज़्यादा हो गई 50 से, तो मतलब अब मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि मैं क्या हो जाऊँगा, सर मैं फ़ेल हो जाऊँगा। मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मुझे ऑडिट पेपर दोबारा देना पड़ेगा, तो मेरे डिसीज़न पर इन्फ्लुएंस जाएगा। तो इसी तरीके से अगर अगर कोई मिस स्टेटमेंट आती है, जिससे ऑडिटर को इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार लेट्स से 100 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है, ठीक है? 100 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी दिखा रही है और वो रेवेन्यू एक्चुअल में होता है लेट्स से 70 मिलियन का। ठीक है? 70 मिलियन का रेवेन्यू होता है, उससे प्रॉफ़िट भी कम हो जाएँगे, सारी चीज़ें कम हो जाएँगी। तो अगर यूज़र्स को ये पता चल जाए सर 70 मिलियन का इसका रेवेन्यू है, तो अगर ये पता चल जाए तो मतलब कि यूज़र्स क्या करेंगे? यूज़र बोलेंगे यार कम रेवेन्यू कमा रही है, दूसरी एंटिटी से ज़्यादा कमाती है, तो शेयर्स
हमें इसके यहाँ से पैसे निकाल के हमें दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी कंपनी है, वो ज़्यादा रेवेन्यूज़ कमा के दे रही है। तो मतलब यूज़र्स का डिसीजन क्या हुआ सर? यूज़र्स का डिसीजन अब इन्फ्लुएंस हो गया, लोग चाह रहे हैं इसके कंपैरिज़न में हम दूसरी कंपनी जो कि 80 मिलियन या 90 मिलियन जो कमा के दे रही है सर, वहाँ इन्वेस्ट कर लें। क्यों हम 70 मिलियन वाली एंटिटी पे इन्वेस्टमेंट करें? क्यों 70 मिलियन वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें? तो मतलब यहाँ यूज़र्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ क्या होती है सर? वो चीज़ मटीरियल होती है। तो मतलब कोई भी ऐसी मिस स्टेटमेंट आइदर इंडिविजुअल या फिर एग्रीगेट, या तो किसी एक हेड से मिस स्टेटमेंट आए या फिर मल्टीपल हेड्स से मिला के मिस स्टेटमेंट बन रही हो, सबको मिला के अगर वो मिस स्टेटमेंट यूज़र्स के डिसीजन को अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल होती है। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, क्या सर ज़रूरी है कि यार अगर तो लेट्स से अगर मैं मटीरियलिटी कैलकुलेट करता हूँ अपनी 10 मिलियन की, ठीक है? और मेरी मिस स्टेटमेंट आती है लेट्स से 9 मिलियन की या फिर 8 मिलियन की, तो ज़रूरी है कि सर ये 8 मिलियन इममटीरियल ही होगा? नहीं सर, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये कि यूज़र्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा? अगर वो 8 मिलियन की ही मिस स्टेटमेंट क्यों ना हो, और उससे अगर आपको लगता है यूज़र्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वो भी मिस स्टेटमेंट क्या होगी? सर वो भी मटीरियल होगी। सर एग्ज़ाम्पल क्या है? लेट्स से 5 मिलियन का आपका प्रॉफ़िट है, ठीक है? 5 मिलियन का कंपनी प्रॉफ़िट दिखा रही थी, ठीक है? और मटीरियलिटी जो है 10 मिलियन की मटीरियलिटी है, ठीक है? एक एडजस्टमेंट आपको आइडेंटिफ़ाई हुई, कंपनी ने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, 7 मिलियन का एक्सपेंस कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करा हुआ। 7 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी तो मतलब अल्टीमेटली आप किधर आ जाएँगे? 2 मिलियन के लॉस में आ जाएँगे। 2 मिलियन की लॉस में आ जाएँगे, अब ये क्या हो जाएगी? लॉस मेकिंग एंटिटी हो जाएगी। अब यूज़र्स क्या बोलेंगे? जहाँ यूज़र्स बोलते थे कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, 5 मिलियन का एटलीस्ट प्रॉफिट तो बना रही है। अब वहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे 2 मिलियन की लॉस मेकिंग एंटिटी, ठीक है? तो कंप्लीटली वर्डिंग ही चेंज हो गई, प्रॉफिट से लॉस में आ गए। तो कंप्लीटली जब एक प्रॉफिट मेकिंग जब आप बात करते हैं, तो वो एक उसकी एक रिलायबिलिटी अलग होती है। जब आप लॉस की बात करते हैं, तो यूज़र्स की रिलायंस ही खत्म हो जाती है, ये तो प्रॉफिट भी नहीं कमा रही, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? वहाँ से पैसे निकाल के आप बोलेंगे दूसरी जगह कहीं लगा देता हूँ। तो यहाँ भी यूज़र्स के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस आ गया। तो ये भी क्या होगा? सर ये भी मटीरियल होगी। तो मतलब सिर्फ़ साइज़ इधर अफेक्टेड बाय साइज़ और नेचर। सर नेचर भी डिपेंड करता है कि यार नेचर भी क्या ये नेचर ने इसकी नेचर की वजह से तो मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है कोई डिस्क्लोज़र मिसिंग हो, ठीक है? तो वो डिस्क्लोज़र यूज़र्स की लिए फंडामेंटल हो वो डिस्क्लोज़र का होना। तो लेकिन कंपनी ने अगर वो डिस्क्लोज़र नहीं दिया हुआ, तो और यूज़र्स के लिए फंडामेंटल है, तो आपने नहीं दिया हुआ, तो सर वो भी क्या होगा? सर वो भी मटीरियल होगा। उससे भी आपके ओपिनियन पे इफ़ेक्ट आ रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, लास्ट चीज़ कि यार जब भी हम मटीरियलिटी अगर हम कैलकुलेट कर रहे हों, तो हम क्या देखते हैं? हमें देखना ये है कि यार यूज़र्स कौन से देखने हैं? सर हमें सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक यूज़र नहीं देखना। हमें सिर्फ़ ये नहीं देखना कि यार पर्टिकुलरली रेगुलेटर्स हम देख रहे हों, या फिर पर्टिकुलरली डेट होल्डर्स देख रहे हों, या फिर पर्टिकुलरली शेयर होल्डर। हमें देखना है कॉमन यूज़र्स कौन से होंगे, प्राइमरी यूज़र्स कौन से होंगे। उसको देखते हुए हमें देखना है कि यार उनके डिसीजन को यूज़र्स जो कॉमन यूज़र्स हैं, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा। मेजॉरिटी हमें देखनी है, ठीक है? किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक को देखते हुए हमें ये नहीं देखना कि यार कि लेट्स से 10 अगर सिर्फ 5% की बैंक 5% जो है डेट कंपनी कंपनी जो है 5% डेट है और 95% इक्विटी है। सिर्फ 5% डेट है और हम उसके पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो कि यार इधर डिसीजन को इन्फ्लुएंस इसके पर्सपेक्टिव से हो जाएगा डेट होल्डर्स को, तो इधर गलत हो जाएगा। सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र नहीं सोचना, हमें कॉमन यूज़र सोचने हैं, मेजॉरिटी यूज़र्स के हिसाब से सोचना है, एज़ अ ग्रुप सोचना है। ये बात समझ में आ रही है? तो डिसीजन के इन्फ्लुएंस अगर यूज़र का देख रहे हैं, तो यूज़र्स कौन से देखेंगे? सर हमें देखना है कि एज़ अ ग्रुप, एज़ अ कॉमन यूज़र्स कौन से हैं? वो हमें देखना है, ठीक है? तो मटीरियलिटी का तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सर कि यार जो भी मिस स्टेटमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी, वो चीज़ क्या है? सर वो चीज़ मटीरियल है, ठीक है? सर मटीरियलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर मटीरियलिटी कैलकुलेट ऐसे करते हैं, बेंचमार्क एक होगा। सर बेंचमार्क क्या होता है? सर बेंचमार्क होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, टोटल एसेट्स हो सकता है।
सर ये जितने भी आपके जो प्रॉफिट पी&एल में आइटम्स आ रहे होते हैं, आप उनको बेंचमार्क ले सकते हैं। सर जो बैलेंस शीट में जो आपकी टोटल एसेट्स आते हैं, नेट एसेट्स आते हैं, सर आप उनको बेंचमार्क ले सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को बेंचमार्क ले सकते हैं। तो सर वो हम आगे देखेंगे सर कौन-सा बेंचमार्क लेना है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, वो सारी चीज़ों को देखना है हमें कि यार उसका फैक्टर्स क्या होंगे, किस बेसिस पे कौन-सा बेंचमार्क लेंगे वो हम आगे समझेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब हम समझ लेते हैं सर यूज़ ऑफ मटीरियलिटी। सर यूज़ ऑफ मटीरियलिटी को हम समझ लेते हैं कि यार यूज़ ऑफ मटीरियलिटी सर मटीरियलिटी का यूज़ कहाँ होता है? सर मटीरियलिटी का यूज़ जैसे कि मैंने बताया हर फ़ेज़ के अंदर होता है प्लानिंग, परफॉर्मिंग, कंक्लूडिंग। सिर्फ़ मटीरियलिटी एज़ अ होल जो आप कैलकुलेट करते हैं बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, सर उसका सिर्फ़ जो काम होता है वो कंक्लूडिंग फ़ेज़ में काम होता है। कंक्लूडिंग फ़ेज़ में क्या काम होता है कि यार मटीरियलिटी से अगर कोई मिस स्टेटमेंट ऊपर होती है तो आप कहते हैं कि यार ये आइटम मटीरियल है और इसकी वजह से ऑडिट ओपिनियन को फ़र्क आएगा। हम क्वालिफ़ाइड ओपिनियन देंगे या एडवर्स ओपिनियन देंगे, डिपेंडिंग ऑन द देखेंगे कि यार कितनी ज़्यादा परवेज़िव है, ठीक है? वो हम आगे सारी बात करेंगे। तो मटीरियलिटी का जो ओवरऑल जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका जो काम आता है, वो कंक्लूडिंग फ़ेज़ में काम आता है, ठीक है? अच्छा, उसी मटीरियलिटी से हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी जो कि हम आगे अभी समझेंगे, ठीक है? परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या होती है? फिर एक और चीज़ एक कैलकुलेट करते हैं क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड जिसको आगे हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है? आगे हम समझेंगे। परफॉर्मेंस मटीरियलिटी अभी हम देखेंगे, ठीक है? और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का जो काम होगा वो प्लानिंग फेज़ में काम होगा और परफॉर्मिंग फेज़ में काम होगा। तो मतलब अगर मैं एज़ अ होल मैं मटीरियलिटी का अगर पूरा चैप्टर देखूँ, तो उसका काम तीनों फेजेज़ के अंदर है, प्लानिंग, परफॉर्मिंग, कंक्लूडिंग। सिर्फ मटीरियलिटी जो कैलकुलेट होगी उसका काम कंक्लूडिंग में होगा और जो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी होगी उसका काम प्लानिंग और परफॉर्मिंग दोनों में हो रहा होगा, ठीक है? तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से। मटीरियलिटी होती क्या है? जो यूज़र्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे। मटीरियलिटी का यूज़ कहाँ होता है? सर कंक्लूडिंग फेज़ में होता है। मटीरियलिटी से हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड निकालते हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं सर बेंचमार्क कौन-सा सेलेक्ट करना है, उसको हम समझते हैं। सर बेंचमार्क को समझने के लिए हमें समझना ये है कि सबसे पहले देखिए अंडरस्टैंडिंग लेनी है, नेचर समझनी है, एंटिटी की नेचर क्या है, नेचर समझनी है सबसे पहले। सबसे पहले हमें नेचर समझनी है कि सर एंटिटी की नेचर क्या है? क्या ये एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है? सर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो मतलब सर यूज़र्स का फ़ोकस भी किधर होगा? सर प्रॉफिट पर होगा। सर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है तो मतलब सर प्रॉफिट ही नहीं है इस कंपनी में, प्रॉफिट कमाना ही मकसद नहीं है, तो सर प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। प्रॉफिट यूज़र्स का फ़ोकस ही नहीं होगा, प्रॉफिट फ़ोकस नहीं होगा तो सर मतलब आप प्रॉफिट को बेंचमार्क के लिए नहीं ले सकते, ठीक है? तो नेचर ऑफ एंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि यार क्या है लेट्स से अगर मैं बात करूँ कि यार एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में आप लोग रहते हैं, ठीक है? बिल्डिंग में आप लोग रहते हैं, बिल्डिंग में एक मेंटेनेंस डिसाइड होता है 5,000 या 10,000 ठीक है, आपने लेट्स से डिसाइड कर लिया। क्या लेट्स से 5,000 मेंटेनेंस होगा हर महीने, ठीक है? 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट 5,000 मेंटेनेंस देंगे, ठीक है? तो 50,000 हमारा रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है? 50,000 का ये मेंटेनेंस क्यों दे रहे हैं? सर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, एक्सपेंसेस क्या है? सर चौकीदार होता है, उसका खर्चा होता है। सर क्लीनिंग का खर्चा होता है। ठीक है? तो ये सारे खर्चों को मीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, ये सारे खर्चे मीट करने के लिए हमने एक 5,000 मेंटेनेंस डिसाइड करते हैं। तो मेरा फ़ोकस किधर होगा? अगर बात करूँ तो क्या मेरा फ़ोकस इन 50,000 पे होगा? 50,000 तो हर महीने डिसाइडेड है, ये तो आना ही है, इधर तो फ़ोकस होगा ही नहीं। फ़ोकस किधर होगा इस केस के अंदर? सर मेरा फ़ोकस होगा एक्सपेंसेस पर। जो मेरे खर्चे हैं, जो मेरे खर्चे हैं उस पे फ़ोकस होगा कि कहीं मेरे खर्चे ज़्यादा एक्सीड तो नहीं कर गए, ठीक है? कहीं मेरे खर्चे में कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। सर उस पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस होगा। तो इस केस के अंदर मटीरियलिटी के लिए बेंचमार्क कौन-सा सेलेक्ट करूँगा? सर एक्सपेंसेस को बेंचमार्क सेलेक्ट कर रहा हूँगा, ठीक है? जैसे कि कराची क्लब है, जिमखाना है, वहाँ भी मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स क्या देते हैं? सर सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन देते हैं, एक जमा करते हैं, पैसे जमा करके उससे आप क्या करते हैं एक्सपेंसेस अपने मीट करते हैं। एक्सपेंसेस मीट करते हैं तो वहाँ भी फ़ोकस किधर होगा? सर टोटल एक्सपेंसेस पे फ़ोकस हो रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफ़ाई करना है सर नेचर ऑफ एंटिटी को आइडेंटिफ़ाई करना है। क्या नेचर ऑफ एंटिटी क्या है?
सही है? फिर आपको दूसरी चीज़ देखनी है कि यार एंटिटी किस लाइफ़ साइकिल में है। सर एक स्टार्टअप एंटिटी होती है, जब भी आप कोई नई दुकान खोलते हैं, तो नई दुकान जब खोलते हैं तो आपको पता होता है 6 महीने या 1 साल आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। अगर प्रॉफ़िट हो भी गया तो बहुत ही नॉमिनल होगा, ठीक है? तो आपका अल्टीमेट फ़ोकस क्या होता है? अल्टीमेट फ़ोकस होता है अभी मुझे किसी तरीके से अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, किसी तरीके से अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं। कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। चाहे एक्सपेंसेस मीट हो या ना हो, मुझे बस अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। रेवेन्यू दफ़ा मार्केट में बढ़ जाएगा, अच्छा नाम हो जाएगा, तो ऐसे-ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, तो अल्टीमेटली मैं भी प्रॉफ़िट में आ जाऊँगा। तो अल्टीमेटली इस एक स्टार्टअप एंटिटी का टारगेट सिर्फ़ क्या होता है? सर रेवेन्यू होता है। तो उस केस के अंदर अगर तो लाइफ़ साइकिल स्टार्टअप एंटिटी है, तो आप रेवेन्यू ले रहे होंगे। इसी तरीके से अगर तो इंडस्ट्री आप देखेंगे कि यार अब इंडस्ट्री क्या है? सर क्या ये बैंकिंग इंडस्ट्री है? क्या ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री है? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है? क्या ये सर्विस इंडस्ट्री है? सर सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर तो एसेट्स ही लेट्स से मैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज़ दे रहा हूँ, टैक्स सर्विसेज़ दे रहा हूँ। अब उसमें मेरे पास एसेट्स क्या है? कुछ भी नहीं है, एसेट्स तो मेरा फ़ोकस ही नहीं होगा। म मेरे पास तो एक्सपर्ट्स हैं, मेरे पास लेबर है, सारी चीज़ें हैं जो कि ओपिनियन देते हैं, मेरे पास सीए क्वालिफ़ाइड हैं, एसीसीए क्वालिफ़ाइड हैं, वो सारे लोग अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं। कोई एसेट्स थोड़ी, कोई मशीनरीज़ थोड़ी है, कोई लैंड, बिल्डिंग इतनी सारी कोई चीज़ें थोड़ी पड़ी हुई है मेरे पास। तो एसेट तो मेरा सर्विस इंडस्ट्री में होगा ही नहीं, ठीक है? मेरा फ़ोकस होगा या तो रेवेन्यू या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर लेट्स से एयरलाइन इंडस्ट्री है तो वहाँ आपके पास है ना सबसे ज़्यादा होता है कि यार आपके पास है ना एसेट्स होने चाहिए। एसेट्स की बेस पे आपकी रेवेन्यू जनरेशन होगी। तो वहाँ आपका एसेट्स बेंचमार्क सेलेक्ट हो सकता है। लेट्स से बैंकिंग इंडस्ट्री है। बैंकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों के टारगेट्स किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? सर डिपॉज़िट्स पे। आपको अपनी डिपॉज़िट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने होते हैं। जितने ज़्यादा डिपॉज़िट्स बढ़ेंगे आपकी टॉप लाइन जो है टोटल एसेट्स की वो इंक्रीज़ होगी, टॉप लाइन इंक्रीज़ होगी, उसी की बेस पे आपकी रैंकिंग में हो रही होती है बैंक्स की। तो यूज़र्स का ज़्यादा फ़ोकस होता है टॉप लाइन, टोटल एसेट्स, ठीक है? टोटल एसेट्स पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, ठीक है? आपके डिपॉज़िट्स पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, ठीक है? जितने ज़्यादा उनको टारगेट्स भी दिए जाते हैं, जब क्लोजिंग आ रही होती है, वो भी अपने कस्टमर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉइज़, "यार आप हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दें, हमारे अकाउंट में पैसे डाल दें, फिर आप भले निकाल दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट क्लोजिंग में हमारे पास टोटल एसेट्स इतने ज़्यादा शो हो रहे हों।" ठीक है, तो उनके टारगेट्स भी किसकी बेस पे होते हैं? टोटल एसेट्स। जब उनके पास डिपॉज़िट ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली डिपॉज़िट ज़्यादा होंगे तो लोन ज़्यादा दे सकेंगे, लोन ज़्यादा देंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट कर ही लेंगे, ठीक है? तो उनका फ़ोकस क्या है? सर टोटल एसेट्स। तो डिपेंड करता है सर इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में आप हैं, ठीक है? फिर सिर्फ इंडस्ट्री नहीं देखनी, सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी देखना है, अभी मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं। सर कोविड-19 तो नहीं हो गया, कारोबार बंद तो नहीं पड़ा हुआ। सर ऐसा तो नहीं कि किसी कोविड-19 की वजह से किसी इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा बूम आ गया हो, किसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिक्लाइंड आ गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर डॉलर बहुत ज़्यादा महँगा हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, कस्टमर्स की डिमांड कम हो गई, कस्टमर की डिमांड कम हो गई, तो सर अल्टीमेटली आपकी डिमांड ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से। तो अब आपको क्या हो गया सर, आपको मसला हो गया लिक्विडिटी इश्यूज़ आ गए, आपको ये मसला हो गया कि यार मैं सर्वाइव कैसे करूँगा? इस कंपनी को सर्वाइव कैसे करूँगा? मेरे पास तो क डिमांड ही कम हो गई है, सेल ही नहीं हो रही। कोविड-19 की वजह से बिज़नेस ही बंद कर दी है, सेल ही नहीं हो रही, सर्वाइव किस तरीके से करूँगा? सैलरी किस तरीके से निकालूँगा? तो उस वक़्त मेरा फ़ोकस किधर होगा सर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज़ पर, कि भाई मेरे पास कैश फ्लो आएँगे तो मैं पे कर सकूँगा ना, मेरे तो कैश कैश फ्लो ही स्टक है। तो सर ज़रूरी नहीं कि जो लास्ट ईयर आपने बेंचमार्क सेलेक्ट करा हो, वही बेंचमार्क कैरी फॉरवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तो यूज़र्स का फ़ोकस भी चेंज हो जाएगा, यूज़र्स की अटेंशन चेंज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा यूज़र्स की अटेंशन किधर है, यूज़र्स किस तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है? तो आपको सारे फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है। फिर इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि एंटिटी की ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से फाइनेंस हुई हुई है, क्या ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग है, ज़्यादा इक्विटी फाइनेंसिंग है। सर डेट फाइनेंसिंग ज़्यादा है मतलब लोन्स उसने ज़्यादा दिए हुए तो उसका फ़ोकस किधर होगा? उसका फ़ोकस नेट एसेट्स पर होगा। क्या ये कंपनी मुझे पे कर भी पाएगी, नहीं कर पाएगी? खुदा ना ख़ास्ता अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है या फिर वाइंडिंग अप पे चली जाती है, तो क्या ये इसके नेट एसेट्स इतने हैं कि यार मेरे मे मेरे मेरे मेरा लोन रीपे हो जाएगा? क्या ये चीज़ है?
अगर तो अगर तो उसने लेट्स से इन्वेंट्री को उसने लेट्स से वो करवा लिया, मॉर्गेज में रखवा लिया है या फिर कोई भी एसेट उसने मॉर्गेज करवा लिया है, तो उसका फ़ोकस किधर होगा सर? वो टोटल एसेट्स पर हो रहा होगा। तो डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है कि एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। अगर तो कंप्लीटली इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो उसका फ़ोकस किधर होगा? उसका फ़ोकस या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर होगा या तो रेवेन्यू पर होगा, ठीक है? तो अंडरस्टैंड करना है कि यार ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है। फिर इसके बाद ओनरशिप स्ट्रक्चर के साथ आपको ये भी देखना है कि जो बेंचमार्क आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे नेट एसेट्स हो, क्या वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या वो कंसिस्टेंट रहा है? ऐसा तो नहीं कभी 100 मिलियन होता है, कभी 10 मिलियन हो जाता है, कभी 5 मिलियन हो जाता है, कभी अचानक से 30 मिलियन हो जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो बेंचमार्क आप सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप कौन-सा बेंचमार्क सेलेक्ट करेंगे? जो कंसिस्टेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? कंसिस्टेंट बेंचमार्क आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कंसिस्टेंट बेंचमार्क आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये बात हमने समझ ली कि यार बेंचमार्क के फैक्टर्स क्या होते हैं, हम किस बेसिस पे बेंचमार्क सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अटेंशन क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, एंटिटी किस लाइफ साइकिल में, इंडस्ट्री क्या है, सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके बेंचमार्क के फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। देन बेंचमार्क सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज डिफाइन करेंगे। सर, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा है कि यार बच्चा जो कन्फ्यूज़ होता है, बच्चा वो समझता ये कि यार परसेंटेज की सिलेक्शन इस बेसिस पे होगी, रिस्क बेसिस पे होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क बेसिस पे नहीं होती। बच्चा बोलता है फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हैं, तो कम से कम परसेंटेज रखो। लेट्स से मिनिमम परसेंटेज अगर 5% ऑफ पीबीटी होती है तो 5% रखो। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा टाइम ऑडिट कर लिया, तो रिस्क कम है, तो परसेंट रख लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑडिट रिस्क को देखते हुए मटीरियलिटी की परसेंटेज डिसाइड नहीं होती। वो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में होता है, वो हम आगे समझेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। सर परसेंटेज किस बेसिस पे डिफाइंड होती है? सर अगेन अगेन वही बात है। क्या बात है? सर इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स अगर तो इन्फ्लुएंस किस बेस पे होगा? क्या वो 5% पे होगा? क्या वो 10% पे होगा? क्या वो 8% पे होगा? सर ये परसेंटेज कैसे पता चलेगी? सर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। सर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, अगेन इसमें जजमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसमें जजमेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है? डिपेंड करता है कि यार क्या होगी, कितनी फर्म्स का क्राइटेरिया होता है, उनकी एक पॉलिसीज़ डिफाइंड होती हैं कि यार अगर लेट्स से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतने से इतने मिलियन है, तो आप 5% ले लीजिएगा, इतने से इतने मिलियन है, तो आप लेट्स से 6% ले लीजिएगा। तो एक पॉलिसीज़ स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, इसमें जजमेंट की रिक्वायर्ड हो सकती है, इसमें जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज क्या होगी, ना कि रिस्क की बेसिस पे डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज क्या होगी। ये बात समझ में आ रही है? रिस्क, ऑडिट रिस्क जितना भी हो, परसेंटेज इस क्राइटेरिया से आपकी चेंज नहीं होगी। क्राइटेरिया क्या होगा कि यार ऑडिटर का यूज़र्स का डिसीजन कब इन्फ्लुएंस करेगा, उसकी बेस पे आप परसेंटेज ले रहे होंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं कि यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा तो नॉर्मली उसमें लिस्टेड एंटिटी होती है जिसमें यूजर्स का फोकस अर्निंग पर होता है, डिविडेंड पेइंग एंटिटी होती है, तो वहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप ले रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर देखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन। अक्सर स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, वहाँ लोग ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि यार जो एक्सपेंस जो एक्चुअल में जिससे कैश आउटफ्लो हो, ठीक है, वो उनको कंसीडर नहीं होता कि यार डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो बोलते हैं इससे अल्टीमेटली हमारा आउटफ्लो नहीं होता। तो वो परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे नहीं करते, वो एबिटा पे करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो वहाँ यूजर्स का फोकस क्या है? फोकस है एबिटा, तो वहाँ एबिटा बेंचमार्क लेंगे। रेवेन्यू किस केस में नॉर्मली यूज होता है? जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स वॉलेटाइल होता है या कंपनी लॉस मेकिंग होती है, ठीक है? या अ, बहुत ज़्यादा नॉमिनल आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो उस केस के अंदर ले रहे होते हैं रेवेन्यू। या फिर स्टार्टअप एंटिटी है, तो उसमें फोकस रेवेन्यू होता है, जैसे कि हमने बात करी थी। ठीक है, टोटल एसेट्स अगर किसी कंपनी ने किसी बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट आपने एसेट एज़ अ सिक्योरिटी आपने रखवाए हुए हैं, तो उसका फोकस क्या होगा? उसका फोकस वो एसेट्स होंगे, तो टोटल एसेट उस केस के अंदर वो ले रहा होगा।
या फिर या फिर अगर उसने कोई एसेट्स आपके पास नहीं रखवाए हुए और सिर्फ़ आप आपको लोन दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो वो उसका फ़ोकस ये होगा कि यार या आप क्या मुझे पे कर सकेंगे भी नहीं कर सकेंगे, तो वो नेट एसेट देख रहा होगा, खुदा ना ख़ास्ता आप कहीं वाइंड अप में ना चले जाएँ, कहीं आप लिक्विडेशन में ना चले जाएँ, तो आप पे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, वो देख रहा होगा नेट एसेट्स, ठीक है? या फिर वो देखेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या आप टाइमली बेसिस पर मुझे पेमेंट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, वो देख रहा होगा, ठीक है? इसके अलावा एक्सपेंसेस कब ले रहे होंगे, जैसे कि मैंने बात करी कराची क्लब हो गया, जिमखाना हो गया, बिल्डिंग वाला एक सिनेरियो बताया था। ऐसे से पब्लिक सेक्टर एंटिटी हो गई, जैसे कि पुलिस का इदारा हो गया, ठीक है? पुलिस के इदारे में देखें उनका मकसद ये नहीं है कि रेवेन्यूज़ को कमाना, ठीक है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि अवाम को सर्व करना, अवाम के लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह वो मीट कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ रखे हैं, जो पुलिस का इदारा है, उनका मकसद ये है कि यार अवाम को सर्व करना है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं, वो उनका मकसद होगा, वहाँ वो एक्सपेंसेस को एज़ अ बेंचमार्क ले सकते हैं उस केस के अंदर, ठीक है? तो होपफुली आपको ये परसेंटेज वाला समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वालिटेटिव मिस स्टेटमेंट। देखिए बहुत आसान सी चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी नेचर। मटीरियलिटी में साइज़ के साथ-साथ नेचर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि मैंने बात करी कि यार कोई ऐसी एडजस्टमेंट मटीरियलिटी से तो कम है, कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी से तो कम है लेकिन वो प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट कर दे या फिर लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, तो वो मिस स्टेटमेंट भी क्या होगी सर? वो भी मटीरियल होगी। ये बात समझ में आ रही है? वो भी मिस स्टेटमेंट क्या होगी सर? वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी, ठीक है? इसके अलावा डिस्क्लोज़र्स, क्वालिटेटिव डिस्क्लोज़र सर वो भी मटीरियल हो सकते हैं। सर उनके फैक्टर्स क्या हैं? अगर तो वो इम्पोर्टेंट टू यूज़र्स हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट टू यूज़र्स हैं, इम्पोर्टेंट टू यूज़र्स कौन-कौन से डिस्क्लोज़र हो सकते हैं? सर मैनेजमेंट फ़ी डिस्क्लोज़र हो गया, डोनेशन का डिस्क्लोज़र हो गया, कंटीजेंसी डिस्क्लोज़र हो गया, लिक्विडिटी डिस्क्लोज़र हो गया, तो वो डिस्क्लोज़र अगर इम्पोर्टेंट है यूज़र्स के लिए, तो वो भी क्या होंगे सर? क्वालिटेटिवली मटीरियल होंगे। अगर वो डिस्क्लोज़र वो नहीं देते, तो इससे भी आपके डिसीजन पर, आपके ओपिनियन पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो आपके लिए मटीरियल होंगे, ठीक है? इसके अलावा कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंजेज़ आती हैं, उसका कोई डिस्क्लोज़र है, अगर आपने नहीं दिया, वो भी यूज़र्स के लिए मटीरियल होगा। या फिर आपने कोई बिज़नेस एक्वायर कर लिया, कोई कॉम्बिनेशन कर ली, उसका आपको वो देना है वो देना आपने इसका डिस्क्लोज़र देना है और आपने नहीं दिया तो उससे भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब हम आते हैं कि परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये तो हमने सारी बातें कर ली, अब हम आते हैं परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी पर कि सर परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है? परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी का क्या काम है? क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? मटीरियलिटी से सारा काम हो सकता है तो परफ़ॉर्मेंस मटीरियलिटी की नीड क्या है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल है सर क्यों? व्हाई? सर इसका आंसर देखें बहुत सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल से मैं आप लोगों को दूँगा कि यार देखें, मैंने जैसे कि आप लोगों को शुरू में बताया जब आप ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको मार्क्स कितने चाहिए? सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए। सही है, 50 मार्क्स तक की अगर आप गलतियाँ करते हैं तो मसला नहीं है। 50 मार्क्स से ज़्यादा गलतियाँ करेंगे आप फेल हो जाएँगे, तो मसला ये है। तो मतलब 50 मार्क्स चाहिए तो सर 50 मार्क्स की तैयारी कर लें। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, 100 मार्क्स की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आप 50 मार्क्स की तैयारी करें, आप सिर्फ रिस्क एंड प्रोसीजर का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप रिपोर्टिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप एथिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आप आराम से 50 मार्क्स कल्ट कर सकते हैं। सर क्यों 100 मार्क्स की तैयारी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि मैं 100 मार्क्स की तैयारी करूँगा, तो पेपर के अंदर शायद मैं 80 मार्क्स का करके आ सकता हूँ, ठीक है? पूरा पेपर शायद ना करके आऊँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएँगी, तो 80 मार्क्स का पेपर मैं करके आऊँगा। 80 मार्क्स का पेपर करके आऊँगा, तो शायद उसमें कुछ गलतियाँ-वलतियाँ होंगी, जो शायद लिखने में मेरे से हो जाएँ, ठीक है? और कट-कट के भी शायद मेरे 55 मार्क्स पे मैं पास हो रहा हूँ या 60 मार्क्स पे मैं पास हो रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार मैंने कुछ मार्जिन रखा है। ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्यों 100 मार्क्स की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला कि यार 50 मार्क्स का अगर मैं पेपर करके आऊँगा, सिर्फ़ 50 मार्क्स की तैयारी करूँगा और 50 मार्क्स का पेपर करके आऊँगा, तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा क्योंकि इसकी वजह ये कि 50 मार्क्स का पेपर करूँगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ मैं करूँगा जो कि मुझे पता नहीं होंगी, जो ये एग्ज़ामिनर शायद गलतियाँ मेरी पकड़ ले और वो काट दे तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ मार्जिन करता हूँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ कि भाई मैं थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा काम कर लूँ, थोड़ी ज़्यादा मैं वो ओवरऑल सिलेबस की तैयारी कर लूँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का पूरा हो जाए।
ये बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से देखें, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इधर भी, ऑडिट में भी। आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर 50 मार्क्स की मिस स्टेटमेंट जो है वो आपकी मटेरियलिटी है, ठीक है? ये आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि यार इससे क्रॉस करेगा तो ओपिनियन पे इफेक्ट आएगा कंक्लूडिंग फेज में, इससे क्रॉस करेगा तो ओपिनियन पर इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन उसको पकड़ने के लिए देखिए, आप थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, आप सिर्फ उसकी बेस पे काम करेंगे ना, तो अल्टीमेटली हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां आप ना पकड़ सको, और जिसकी वजह से आपका ओपिनियन आप गलत दे दो, ठीक है? तो हो सकता है कि गलतियां हो और आपके पकड़ में ना आए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे थोड़ा ज्यादा काम कर लूं, ताकि अगर कोई गलती वलती भी हो ना तो वो मेरी पकड़ में आ जाए, ठीक है? अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज ना होए, मेरा ओपिनियन जो देना है वो गलत ना दे दूं, ठीक है? तो इसलिए आप क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की नीड क्यों है यार? एक एक तो मकसद ये है कि यार थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन में दे देता हूँ कि यार जो आज रिस्क है, इस चीज का रिस्क है कि यार मैं कोई मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सकूं, इस चीज का रिस्क है कि कोई मैं मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट ना कर सकूं, तो उसके लिए थोड़ा सेफ्टी मार्जिन एक मिल जाता है कि मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लेता हूँ, वो रिस्क मेरा मिनिमाइज हो जाता है, जो डिटेक्शन रिस्क होता है वो मेरा थोड़ा कम हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? डिटेक्शन रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा क्या मसला? दूसरा मसला, जब हमने मटीरियलिटी पढ़ा था, मटीरियलिटी के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि यार मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस आइदर इंडिविजुअल और एग्रीगेट। सर और एग्रीगेट का मतलब ये है कि सर हो सकता है कि यार 10 मिलियन की मेरी मटीरियलिटी हो, ठीक है? 10 मिलियन की मेरी क्या है? मटीरियलिटी है। अच्छा, 10 मिलियन की मटीरियलिटी है, तो सर हो सकता है कि एक 9 मिलियन का अकाउंट रिसीवेबल हो, और इसके अंदर 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट हो, ठीक है? और 10 मिलियन से ये कम है अकाउंट रिसीवेबल 9 मिलियन का, तो मैंने क्या करा? इस पे काम नहीं करा तो 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुई, और ऑलरेडी मेरे पास 9.75 मिलियन की अदर हेड्स के अंदर मिला मिला के 9.7 मिलियन की मिस स्टेटमेंट मिल गई हैं। अगर मैं इस पे काम करता अकाउंट रिसीवेबल पे, तो मुझे 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट मिलती। 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट मिलती तो मतलब ये 10 मिलियन से क्रॉस कर जाती, और मेरे ओपिनियन पे इफेक्ट आ जाता। ये बात समझ में आ रही है? तो इस रिस्क को भी वो क्या करता है? मिनिमाइज कर देता है एग्रीगेशन रिस्क को, कि यार हो सकता है कि यार 9 मिलियन के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट हो, और वो मिला के मटीरियल हो जाए, और उस पे मेरे ओपिनियन पे इफेक्ट आ जाए। तो ये जो रिस्क है कि यार मैं शायद उसको ना पकड़ सकता 0.5 मिलियन का, तो वो भी रिस्क मेरा कवर हो जाता है इस परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से। लेट्स से अगर मैंने 7 मिलियन की परफॉर्मेंस मटीरियलिटी करी है, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल पे काम कर रहा अकाउंट रिसीवेबल पे काम करूंगा तो 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी। 0.5 मिलियन की मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी तो मैं इसमें क्लब करूंगा 9.75 में, तो अल्टीमेटली 10 मिलियन से क्रॉस करेगी, 10 मिलियन से क्रॉस करेगी तो मेरा ओपिनियन भी सही दे रहा हूँगा। तो एक तो रिड्यूस एग्रीगेशन रिस्क कर लेता है, दूसरा जो थोड़ा सा सेफ्टी नेट मुझे मिल जाता है, सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है जो डिटेक्शन रिस्क को कवर करने के लिए। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, एक आसान सी एग्जांपल मैं देता हूँ, एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और मटेरियलिटी की ज़रूरत को समझने के लिए। सर क्यों हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और मटेरियलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं? देखें दे, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों के यूजर जो हैं वो सेम है, यूजर्स दोनों के सेम है, ठीक है? दोनों के सेम है, यूजर सेम है, ठीक है? दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, दोनों के नेचर ऑफ एंटिटी सेम है, ठीक है? हर चीज सेम है, दोनों के रेवेन्यू सेम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम, दोनों के एसेट्स सेम, दोनों की परफॉर्मेंस, हर चीज, नेचर ऑफ एंटिटी, इंडस्ट्री, हर चीज सेम है, ठीक है? तो मतलब दोनों की मटीरियलिटी क्या होगी? सर मटीरियलिटी भी सेम होगी, क्योंकि बेंचमार्क सेम होंगे क्योंकि यूजर सेम है, दोनों की अटेंशन एक ही जगह पे होगी, इंडस्ट्री एक ही है, हर चीज एक ही है, तो मतलब मटीरियलिटी सेम होगी, परसेंटेज भी सेम होगी। अच्छा, अब सवाल ये आता है, मसला ये दोनों एंटिटीज के अंदर, एंटिटी ए के अंदर क्वालिफाइड लोग हैं, एंटिटी बी के अंदर अनक्वालिफाइड लोग हैं। ए एंटिटी के अंदर जो सीएफओ है वो क्वालिफाइड सीए है, और बी एंटिटी के अंदर जो सीएफओ है वो बीकॉम पास है, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, क्या बीकॉम पास को आईएफआरएस 15 का पता होगा? नहीं पता होगा। सर जो कंपनी ए के अंदर
क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको तो सब चीज़ें आती होंगी। अच्छा, एंटिटी ए के अंदर चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, पॉलिसीज़ डिफाइंड है, हायरार्कीज़ डिफाइंड है। एंटिटी बी के अंदर कुछ भी डिफाइंड नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, एंटिटी ए के अंदर लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट वगैरह नहीं मिली थी, एंटिटी बी के अंदर लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट भी मिली थी। तो आप मुझे ये बताएँ कि दोनों एंटिटी में मुझे सेम काम करना चाहिए? हालाँकि मटेरियलिटी देखिए दोनों की सेम है। ओपिनियन यूज़र्स को जो डिसीज़न पे इन्फ्लुएंस आएगा, वो दोनों को सेम अमाउंट से आ रहा होगा। देखें इस बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मटेरियलिटी दोनों की सेम होगी। हालाँकि ऑडिट रिस्क दोनों में अलग-अलग है। ठीक है? एक में कंट्रोल्स नहीं है, एक में कंट्रोल्स हैं। लेकिन मटेरियलिटी दोनों की सेम होगी क्योंकि डिसीज़न पे जो इन्फ्लुएंस आएगा वो दोनों का सेम होगा, दोनों की यूज़र सेम है, हर चीज़ सेम है। ठीक है? लेकिन काम जो है क्योंकि रिस्क एक एंटिटी में ज़्यादा है, एक एंटिटी में एरर्स के चांसेस ज़्यादा हैं, एक एंटिटी में एरर्स के चांसेस कम हैं। तो एक एंटिटी पे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंटिटी बी के अंदर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एंटिटी ए के अंदर कम काम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा काम करना, कम काम करना कैसे डिसाइड करूँगा? सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से डिसाइड करूँगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कम कर दूँगा, तो ज़्यादा काम करूँगा। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ज़्यादा करूँगा, तो ज़्यादा कम काम करूँगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमें समझ में आ गया सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की नीड क्या है, ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई। सर यूज़ किधर-किधर होती है, ये भी समझ लेते हैं। सर प्लानिंग फेज़ में यूज़ होती है, जैसे कि हमने बात करी थी कि यार इसका काम कहाँ-कहाँ होगा, प्लानिंग फेज़ और परफॉर्मिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ में क्या काम आएगा, सर किस एरिया पे मुझे काम करना है, ठीक है, किस एरिया पे काम नहीं करना। लेट्स से एक प्रीपेड है, प्रीपेड की अमाउंट बहुत ही कम है, छोटी-सी अमाउंट है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी एक छोटी अमाउंट है। मैंने बोला यार खैर है इसको नहीं करते, इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं है, ठीक है? मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं करा। तो कौन-सा ज़्यादा रिस्की हेड है? परफ़ॉर्मेंस मटेरियलिटी से लेट्स से मेरी परफ़ॉर्मेंस मटेरियलिटी 5 मिलियन की है, एक हेड जो है 20 मिलियन का है, ठीक है? चेंजेज़ लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा आई हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेज़ आई हैं। तो मैं असेस कर सकूँगा कि यार इधर रिस्क कितना ज़्यादा है, ठीक है? तो परफ़ॉर्मेंस मटेरियलिटी मुझे हेल्प आउट करेगा कि यार किस पे कितना ज़्यादा रिस्क है। उसको असेस करने में मुझे हेल्प आउट करेगा, किस पे मुझे काम करना है, किस पे काम नहीं करना, किस पे ज़्यादा रिस्क है, किस पे कम रिस्क है, ये सारा मुझे कौन हेल्प आउट करेगा? सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बेस पे सारी चीज़ें कर रहा हूँगा। सर परफॉर्मिंग फेज़ पे क्या काम होगा? सर कितने ज़्यादा सैंपल साइज़ मुझे सेलेक्ट करने हैं, किस बेस पे करूँगा? सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बेस पे सैंपल साइज़ की सिलेक्शन हो रही होगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? कैसे इफ़ेक्ट आएगा उसके ऊपर? सर ये थोड़ा-सा बता दें। परफॉर्मेंस मटेरियलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, ठीक है? एंटिटी में जैसा कि मैंने बताया कि एंटिटी है जिसमें कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, एक एंटिटी है जिसमें कंट्रोल्स वीक हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एक एंटिटी में पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, एक एंटिटी में पॉलिसीज़ नहीं है, हायरार्कीज़ डिफाइंड है, एक में नहीं है। तो सबसे पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल समझने हैं कि यार इंटरनल कंट्रोल्स हैं भी या नहीं है? डिज़ाइन सही है, नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है, नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी है। क्या रिलायबल है, नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है? एंगेजमेंट रिस्क देखना है फर्स्ट ईयर ऑडिट है या नहीं है, ठीक है? एंगेजमेंट पे रिस्क कितना ज़्यादा है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तो नहीं है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रिस्क आपका ज़्यादा होगा, ठीक है? हो सकता है डिटेक्शन रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा। बिज़नेस रिस्क कितने ज़्यादा हैं, नया मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया, कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया तो मतलब हो सकता है कि यार आपके इधर बिज़नेस रिस्क की वजह से बहुत ज़्यादा ऑडिट रिस्क ज़्यादा होंगे तो मतलब अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट अगर तो लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट थी, तो लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट अगर अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ये लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट है अनकरेक्टेड है, मतलब कि मटेरियलिटी से कम होगी तो आपने उसपे कोई मसला नहीं हुआ होगा, एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मिस स्टेटमेंट तो थी ना वो, अनकरेक्टेड वो अभी तक करेक्ट नहीं हुई। लास्ट ईयर मिस स्टेटमेंट थी, तो करेक्ट नहीं करी तो मतलब वो इस साल भी एग्ज़िस्ट करती होगी। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर की अगर जो मिस स्टेटमेंट है, वो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे इस साल भी होगी। तो लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट प्लस इसके अलावा अगर आपको लगता है इस साल अगर कोई बिज़नेस रिस्क है, एंगेजमेंट रिस्क है, तो उसको सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको एक्सपेक्ट क्या करना है कि करंट ईयर टोटल मिस स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ये आपको देखना है। ठीक है? जो भी करंट ईयर की टोटल मिस स्टेटमेंट होगी, आपको क्या करना है, लेट्स से अगर आपकी 10 मिलियन की मटेरियलिटी है, आपको माइनस कर देना है, करंट ईयर की मिस स्टेटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं 3 मिलियन की होगी, ठीक है? तो आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या हो जाएगी, 7 मिलियन की हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक और जो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे गलती करते हैं, समझते नहीं हैं।
देखिए, लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट कंसीडर ही बच्चे अक्सर नहीं करते। लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अगर लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट 4 मिलियन है, ठीक है? लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट अगर अनकरेक्टेड 4 मिलियन है, तो एटलीस्ट आपको 4 मिलियन तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 मिलियन तो एटलीस्ट करंट ईयर में भी एग्जिस्ट करेगी। 4 मिलियन से हाँ ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन 4 मिलियन से कम नहीं कर सकते। तो मतलब 10 मिलियन माइनस 4 मिलियन आप करेंगे, या फिर आप 5 मिलियन करेंगे, लेकिन आप 3 मिलियन फिर माइनस नहीं करेंगे। ठीक है? तो लास्ट ईयर अगर जो मिस स्टेटमेंट होगी वो लाजमी लाजमी आपको माइनस करनी है। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा भी कोई मिस स्टेटमेंट आप समझते हैं कि यार करंट ईयर में इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो आप वो माइनस करेंगे। लेकिन एटलीस्ट लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट तो आप माइनस करेंगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेंगे ये तो होगी ही होगी। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है सर? नॉर्मली हमने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, हम देखते हैं 70%, 80% ऑफ मटीरियलिटी, 90% ऑफ मटीरियलिटी। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, ये भी वही चीज है। सिर्फ फर्क इतना है कि सर आप जब 80% ऑफ मटीरियलिटी ले रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? 20% ऑफ मटीरियलिटी आपकी क्या है? 20% ऑफ मटीरियलिटी आपकी करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। ठीक है? अगर 70% ले रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? 30% क्या है आपकी करंट ईयर की एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट करंट ईयर की है। ठीक है? लेकिन देखें, एक चीज को मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 20% ऑफ 70% ले रहा हूँ, 80% ले रहा हूँ, 90% ऑफ मटीरियलिटी ले रहा हूँ परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर देख लेना, लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट। अगर वो 10%, 10 अगर आपने 90% ऑफ पीएम लिया और 90% ऑफ मटीरियलिटी लिया, और 10% ऑफ मटीरियलिटी मिस स्टेटमेंट जो आ रही है, लेट्स से अगर 1 मिलियन आ रही है, ठीक है, और 2 मिलियन लास्ट ईयर की मिस स्टेटमेंट थी, तो मतलब के आपने गलत परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट करी है, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन ही गलत करी है। 1 मिलियन आपकी एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट 2 मिलियन होनी चाहिए। तो अक्सर बच्चे ये प्रैक्टिकल लाइफ में गलती कर देते हैं, बाद में पता चलता है तो पूरा ऑडिट आपको दोबारा से करना पड़ता है, सैंपल साइज इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो अक्सर बच्चे ये गलती कर लेता है। ठीक है? तो ये गलती आपको दोहरानी नहीं है। ठीक है? तो देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर बच्चे सिर्फ लास्ट ईयर का देखते हैं चीज़ें कि यार जो लास्ट ईयर परसेंटेज यूज हुई भी है वो परसेंटेज यूज कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने देखिए सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, देन आपने परसेंटेज डिसाइड करनी है। तो होपफुली आपको ये परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। कुछ आसान आसान सी बातें हैं कि यार मटीरियलिटी फॉर परफॉर्म मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। आसान सी बात है कि यार लेट्स से अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, आपको लगता है कि यार रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अगर कोई मिस स्टेटमेंट आती है और वो मटीरियलिटी से कम भी होगी, लेकिन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी यूजर्स के, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि यार ये मटीरियल होगी। तो आप उसके लिए क्या करें? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से मटीरियलिटी, एक स्पेसिफिक मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लें उसके लिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है? अगर आपको लगता है कि यार रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उस पर ज्यादा फोकस होगा, उस पर इन्फ्लुएंस डिसीजन का यूजर्स का हो सकता है रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट पर, तो उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि यार मैं एक अलग से मटीरियलिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके अलग से पीएम भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल्स है लॉ, रेगुलेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, दो चार्ज गवर्नेंस, सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो ये सारी चीजें। ठीक है? की डिस्क्लोजर, कोई डिस्क्लोजर ऐसा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका फोकस है यूजर्स का, तो आईएफआरएस 8 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है? सर डिस्क्लोजर देना पड़ता है ऑपरेटिंग सेगमेंट का। अगर आपने वो डिस्क्लोजर नहीं दिया, मतलब वो भी यूजर्स के लिए मटेरियल होगा। ठीक है? तो उसके लिए आप अलग से एक मटेरियलिटी किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा सर, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मटेरियलिटी, ये आपने कैफ में नहीं पढ़ा हुआ, कैफ में आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये न्यू टॉपिक है। ठीक है? आपके लिए न्यू टॉपिक है, लेकिन एक छोटी सी बात है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लेट से आपने बेंचमार्क लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, बेंचमार्क लिया आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, लेकिन मसला ये हुआ आपने करंट ईयर में हमेशा कंसिस्टेंट आ रहा था, 100 मिलियन का पीबीटी होता था, 110 का हो गया, 120 हो गया। अब सडनली है ना, करंट ईयर में क्या हुआ? सडनली आ गया, लेट्स से ये 400 मिलियन का हो गया, 400 मिलियन का हो गया। सर
इस साल हुआ ये कि यार एक आपने ना लैंड को सेल करा, लैंड आपने परचेज करी हुई थी कोई बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत पहले करी हुई थी। अब आपने सेल करी तो आपको एक गेन आ गया ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है। आपको क्या आ गया, गेन आ गया, गेन आ गया, जिसकी वजह से ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स किधर आ गया, 400 मिलियन पर आपका गेन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि यार ये तो वन ऑफ इवेंट है, तो आप क्या करेंगे सर, अगर 400 मिलियन पे मैं मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लूँ तो मटेरियलिटी तो मेरी ज़्यादा आएगी, मटेरियलिटी ज़्यादा आएगी तो मतलब सर मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो मटेरियलिटी अगर ज़्यादा आएगी तो मतलब सर यूजर्स का डिसीजन तो कम ही उस पे हो जाएगा, 400 मिलियन पे, 400 मिलियन के लेट से 5% पे थोड़ी डिपेंड करेगा, उसका तो डिपेंड करेगा लेट से 140 या फिर 150, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। 150 के 5% पर, 400 के 5% पर थोड़ी होगा उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो एक वन ऑफ इवेंट था। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड होगा वो आप इसमें से रिमूव कर देंगे। लेट से अगर वो 250 मिलियन होता है, लेट से अगर वो 250 मिलियन होता है तो वो 250 मिलियन आप रिमूव कर देंगे, अल्टीमेटली कितना बचेगा, 150 मिलियन बचेगा। तो 150 मिलियन पे आप अप्लाई करेंगे परसेंटेज को। तो नॉर्मलाइज का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, कोई भी वन ऑफ इवेंट होता है आप उसका इम्पैक्ट रिमूव कर देंगे, चाहे वो इन्वेंट्री का लॉस हो, कोई एकदम से कोई फ्लड आ जाता है जिसकी वजह से सारे आपकी चीज़ें तबाह हो जाती हैं, उसका लॉस आपने रिकॉर्ड कर दिया तो वो लॉस आप हटा देंगे, कोई सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट आ गई वो हटा देंगे, इन्वेंट्री आपकी चोरी हो गई वो हटा देंगे। कोविड-19 की वजह से 3 मंथ्स का लॉकडाउन आ गया था, ठीक है? 3 मंथ्स का लॉकडाउन आ गया था, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्लीटली बिल्कुल लो हो गया था। सर तो नॉर्मल तो नहीं है ना, ये नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, ये तो वन ऑफ इवेंट था। सर उसको भी आप क्या करेंगे सर, नॉर्मलाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। सर एक और कॉन्सेप्ट ये है, नॉर्मलाइज़ेशन तो हमने समझ ली, कोई कोई भी वन ऑफ इवेंट होगा उसका इम्पैक्ट हम रिमूव कर देंगे और हम पहुँच जाएँगे सर एक एडजस्टेड बेंचमार्क पर, उसके बेसिस पर हम परसेंटेज अप्लाई कर रहे होंगे और आगे हम समझ भी लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड का। सर अगर लेट्स से एक नई कंपनी बनी लेट्स से जनवरी के अंदर, ठीक है? उसका जो ईयर एंड है वो जून है, ठीक है? अब वो जून आ गया, आपने 6 मंथ्स की क्लोजिंग करी, 6 मंथ्स के आपने प्रॉफिट बिफोर सब चीज़ें बना ली, 6 मंथ्स की सब चीज़ें बैलेंस शीट बन गई, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन गई, सारी चीज़ें बन गई। अब 6 मंथ्स का लेट्स से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 50 मिलियन था, ठीक है? 5% आपने अप्लाई करा, 2.5 की मटेरियलिटी आ गई। 2.5 की मटेरियलिटी आई, आपने काम उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है? लेट्स से बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि यार आप क्या करते हैं, अ, जून पे आप उसकी क्लोजिंग नहीं करते, आप बोलते हैं मैं उसके अगले साल क्लोजिंग करूँगा, उसकी फाइनेंशियल जो फाइनल बनाऊँगा, तो आपने 18 मंथ्स के अकाउंट्स बना लिए। 18 मंथ्स का आपका क्या होगा सर, पीएनएल होगा, 18 मंथ्स का फिर 150 मिलियन होगा, 5% का आपने अप्लाई करा, 7.5 मिलियन आपकी मटेरियलिटी आ गया, आप उसके हिसाब से काम करेंगे। अब देखें एक चीज़ को समझें, जब आप 18 मंथ्स की या तो फाइनेंशियल बनाएँ या 6 मंथ्स के बनाएँ या 12 महीने के बनाएँ, आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो एज एट पोज़ीशन होती है, बैलेंस शीट एज एट पोज़ीशन होती है, मतलब ये कि सर इन्वेंट्री अगर आप ऑन एवरेज इन्वेंट्री अगर आप मैनेज करते हैं, लेट्स से नॉर्मली हर महीने ऑर्डर्स जो आते हैं वो 10 मिलियन के आते हैं, तो आपने 10 मिलियन तक की आप इन्वेंट्री अपने पास स्टॉक रखेंगे, ठीक है। एक साइकिल चल रही है कि यार 10 मिलियन की इन्वेंट्री बिकती है तो इतना रिसीवेबल मेरा हर महीने मेंटेन रहता है, लेट्स से वो 15 मिलियन का मेरा हर महीने रिसीवेबल मेंटेन रहता है, तो हर महीने की साइकिल चल रही है, ठीक है। तो वो चाहे मैं 6 मंथ्स के बना रहा हूँ, चाहे 18 मंथ्स के बना रहा हूँ, चाहे 12 मंथ्स के मैं बना रहा हूँ फाइनेंशियल, लेकिन ये फिगर हमेशा सेम रहेगी, इन्वेंटरी सेम रहेगी। बैंक में बैलेंस में एक ऑन एवरेज यही रख रहा होता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा बैंक बैलेंस भी सेम हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो सर बैलेंस शीट पोज़ीशन तो मेरी ऑलमोस्ट सेम होगी, चाहे मैं 18 मंथ्स के बनाऊँ, चाहे 12 मंथ्स के बनाऊँ, 6 मंथ्स के बनाऊँ। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, जो जो पीएनएल होगा वो मेरा चेंज होगा, क्योंकि डिपेंडिंग कर रहा है, क्योंकि वो फॉर द पीरियड है, 6 मंथ्स का होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा, 12 मंथ्स का होगा तो वो ज़्यादा होगा, 18 मंथ्स का होगा तो इससे भी ज़्यादा होगा। तो मतलब सर अगर तो मैं 6 मंथ की क्लोजिंग करता हूँ, तो मतलब कि 2.5 मेरी मटेरियलिटी आएगी, 2.5 आएगी तो मतलब सर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और कम होगी, मैं ज़्यादा ओवरऑल काम कर रहा हूँगा, बैलेंस शीट आइटम पर भी ज़्यादा काम हो रहा होगा। अगर तो 18 मंथ्स की करता हूँ, मेरी 7.5 आएगी,
7.5 आएगी तो मतलब परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी थोड़ी मतलब इससे तो कम होगी, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा ही होगी देखा जाए तो। तो अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट आइटम्स पर मैं कम काम कर रहा हूँगा सिर्फ़ इस वजह से, ठीक है? तो बैलेंस शीट आइटम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होंगे, ये एक मसला आएगा, ठीक है? तो उस मसले के लिए क्या करते हैं, उस मसले के लिए ये करते हैं कि यार हम क्या यूज़ करते हैं सर, मल्टीपल बेंचमार्क को यूज़ करते हैं। जब कोई शॉर्ट या लॉन्ग पीरियड होता है तो हम देखते हैं, अपनी जजमेंट यूज़ करते हैं, मल्टीपल बेंचमार्क हम यूज़ कर सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि यार लेट्स से 18 मंथ्स का अगर मैं कर रहा हूँ तो 7.5 मटेरियलिटी मेरी आई, ठीक है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। एसिड्स के ऊपर मैं लगाऊँगा 1% और उसके ऊपर मैंने मटेरियलिटी कैलकुलेट करी 4.5, तो 7.5 टू 4.5 मैं अपनी जजमेंट यूज़ करके कोई भी मटेरियलिटी ले सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ लेट्स से 5 मेरी मटेरियलिटी होगी, ठीक है? लेट्स से मैं बोल सकता हूँ 6 होगी, डिपेंडिंग ऑन माय जजमेंट कि यूज़र्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस कैसे होगा, ठीक है? तो उसकी बेस पे मैं कुछ भी दोनों की रेंज में ले सकता हूँ। तो मैंने मल्टीपल बेंचमार्क यूज़ करूँगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी करूँगा, एसिड भी करूँगा, दोनों की बेस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट करूँगा और दोनों की रेंज में सेलेक्ट करके अपनी जजमेंट यूज़ करके कुछ भी ले सकता हूँ। समटाइम्स आप क्या कर लेते हैं, आप एवरेज भी ले लेते हैं दोनों का, ठीक है? तो ये भी कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन योर जजमेंट, ठीक है? अल्टीमेटली जजमेंट आपने यूज़ करनी है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा रीड कर लेंगे। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होती है 12 मंथ से ज़्यादा या फिर 12 मंथ से कम, तो आपको उस मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी होगी फॉर दैट पीरियड, फॉर दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन एक मसला आएगा, अगर 6 मंथ ऑडिट करेंगे तो मटेरियलिटी आपकी प्रॉफिट या रेवेन्यू की बेस पर होगी, तो आपको हाफ मटेरियलिटी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन मटेरियलिटी बैलेंस शीट पे वो तकरीबन आपकी सेम होगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी मटेरियलिटी आपकी बैलेंस शीट के लिए, ठीक है? अगर 18 मंथ्स है तो बैलेंस शीट के लिए मटेरियलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, मल्टीपल बेंचमार्क को यूज़ करेंगे और उसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज के दरमियान में आप अपनी जजमेंट यूज़ करते हुए कोई भी नंबर ले लेंगे डिपेंडिंग ऑन योर जजमेंट कि यूजर्स का डिसीजन किस नंबर से इन्फ्लुएंस होगा। ये बात क्लियर है? तो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि यार हम क्या करेंगे, वन ऑफ इवेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में हम क्या कर देंगे कि यार अगर तो हमें लगता है कि यार हमें मल्टीपल बेंचमार्क यूज़ करना है, तो मल्टीपल बेंचमार्क यूज़ करते हुए मटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे और दोनों की रेंज हम देखेंगे कि यार कि रेंज में कौन-सा ऐसा नंबर है जिससे यूजर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या हम मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को रिवाइज़ कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि यार किसी इवेंट की वजह से, किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से यार अमाउंट चेंज हो जानी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। चेंज की वजह क्या होंगी? अब पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? सर लेट्स से नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, ठीक है? नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कंप्लीटली चीज़ें चेंज हो गई। सर आप क्या करेंगे? सर आपको मटीरियलिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ आ गई, आपने देखा कि यार इधर तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ आ गई हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं, लीगल या रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स आ गई हैं या फिर बिज़नेस की एक्विजिशन या डिस्पोज़ल आ गया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार इधर जो है मटीरियलिटी अब चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है? इधर क्योंकि यूज़र्स का जो वो है आपका जो लेट्स से बेंचमार्क ही चेंज हो गया लेट्स से, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि यार इधर एडजस्टमेंट कोई आ गई, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या फिर कोई अपने कोई एडजस्टमेंट्स आ गई, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार आपके जो फाइनेंशियल्स है वो ही चेंज हो गए, ठीक है? आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर ही चेंज हो गया, तो आपकी क्या होगी मटीरियलिटी चेंज हो जाएगी। या फिर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, कोई एरर्स आ गए, कोई फ्रॉड आ गए, क्या कोई न्यू रिलेटेड पार्टीज़ आइडेंटिफाई हो गई जिससे आपका कंप्लीटली आपका रिस्क ही चेंज हो गया, ठीक है? आपने बोला यार इस एरिया में मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यार रिस्क नहीं है, लेकिन अब मुझे इधर तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे ही डाउट लग रहा है, इधर तो मुझे ये भी लग रहा है, तो इधर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इधर तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है? मैं तो समझा था इस एंटिटी के अंदर हर चीज़ डिफाइंड है, पॉलिसीज़ डिफाइंड है, लेकिन इधर तो मसले हैं। मैं समझा था ये बंदा क्वालिफाइड है, लेकिन ये बंदा तो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क आ गया था, मेरी सोच में फ़र्क आ गया था, ठीक है? तो उधर भी आप क्या करेंगे मटीरियलिटी को रिवाइज़ कर रहे होंगे। लेट्स से आपने शुरू में इनिशियल ड्राफ्ट कंपनी ने आपको दिए, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 मिलियन का था, ठीक है? लेकिन बाद में कोई एडजस्टमेंट वगैरह आई और उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना रह गया? आपका लेट्स से रह गया 2 मिलियन का। तो मटीरियलिटी भी क्या हो जाएगी जब बेंचमार्क की अमाउंट ही चेंज हो गई, तो मतलब आपकी मटीरियलिटी भी रिवाइज़ हो जाएगी।
अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आ जाता है, तो उसकी बेसिस पे आपकी मटीरियलिटी रिवाइज़ हो रही होगी। सर मटीरियलिटी अगर रिवाइज़ होगी तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप ये भी सोचेंगे देखें अगर अगर पॉलिसी चेंज हो जाए, आईकेप की पॉलिसी चेंज हो जाए, आईकेप बोले कि नहीं भई अब 50 मार्क्स नहीं एटलीस्ट आपको 70 मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए। 30 तक एरर्स बर्दाश्त होंगे, 70 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। तो 70 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए होंगे, तो अब आपको अपनी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी रिवाइज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी आप देखेंगे कि यार क्या मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या नहीं है? ठीक है? ये भी आप देखेंगे। अगर मटीरियलिटी चेंज होगी, तो मतलब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन क्या-क्या करनी है? मटीरियलिटी जो आपने कैलकुलेट करी वो करनी है, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जो आप कैलकुलेट करेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अगर कोई स्पेसिफिकली मटीरियलिटी आपने कैलकुलेट करी है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांज़ैक्शन अकाउंट बैलेंसेस वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है, कोई रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है? वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि यार एक क्वेश्चन आया हुआ है समर 15 के अंदर आईकेप का कि यार क्वेश्चन क्या है कि यार ऑडिट फर्म अपॉइंट हुई आप लिक्विडेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आप ऑडिटर्स हैं ठीक है वो लिक्विडेटिव इंडस्ट्रीज क्या है वो लिस्टेड कंपनी है ठीक है अच्छा पहले हम रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है डिटरमिन द मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मतलब मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है ऑल्सो डिस्कस द बेसिस बेंचमार्क कि बेंचमार्क क्या सेलेक्ट करेंगे और उसकी बेसिस क्या है एडॉप्टेड बाय यू इन दिस रिगार्ड सर मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है बेंचमार्क मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ठीक है बेंचमार्क का क्राइटेरिया हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उसकी बेस पे बता देंगे सर लिस्टेड कंपनी है मतलब शेयर जनरल पब्लिक शेयर होल्डर होगी जनरल पब्लिक का फोकस क्या होगा सर डिविडेंड मिले ये शेयर शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाए वो कैसे होगी सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ठीक है, तो मतलब इधर फ़ोकस क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। ये बात तो समझ में आ गई कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ़ोकस होगा। अब शर्त ये है कि वो कंसिस्टेंट भी हो। अगर तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो हम किधर चले जाएँगे? हम रेवेन्यूज़ पे चले जाएँगे। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, वैसे अगर मैं देखूँ, अगर इसने जो दिए हुए 2011 155, 2012 165, 2013 190, 2014 दो 212 तो ये पीरियड तो मुझे कंसिस्टेंट लग रहा है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है? अब इधर 212 से सीधा आ गया है 1159 कंसिस्टेंसी खत्म। लेकिन सर एक दफ़ा देख लें, कोई वन ऑफ इवेंट तो नहीं है, अगर वन ऑफ इवेंट है तो हम रिमूव करेंगे, क्या पता वो कंसिस्टेंट बन जाए, ठीक है? तो वन ऑफ इवेंट एक दफ़ा देख लेते हैं, नॉर्मलाइज़ करके देख लेते हैं। अगर तो कोई वन ऑफ इवेंट है हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? देख लेते हैं, ठीक है भाई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमने सेलेक्ट कर लिया, अच्छा जी। अब 2015 का कुछ ब्रेकअप दिया हुआ है इसने कि भाई सेल्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं 1057, लोकल सप्लाइज़ है 513, लास्ट ईयर थी 944, 332 ठीक है, करीब-करीब है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1049 थी, 1299 ठीक है। ये आ गया गेन ऑन सेल ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ल इस साल आई है 901 मिलियन, लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं था, लास्ट ईयर 0 थी। तो मतलब क्या है ये? वन ऑफ इवेंट है। सर ये क्या करेंगे? ये ऐड हुआ हुआ है तो इसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे, रिमूव कर देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ये बात समझ में आ गई? 901 मिलियन इधर से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा जी। अदर प्रोविज़न राइट ऑफ लास्ट ईयर 13 था, इस बार 11 है। ठीक है, करीब-करीब है। 2 अदर चार्जेज़ है, इस बार भी 2 है, 212 ठीक है। बाकी सब चीज़ें ठीक है। असल यही चीज़ थी वन ऑफ इवेंट ठीक है। आगे भी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ फॉर द करंट ईयर इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुई है एक्सपोर्ट एंड लोकल सेल्स क्यों हुई है सर एक न्यू एग्रीमेंट आया है फॉरेन कस्टमर के साथ और सप्लाईज हुई है मेड टू गवर्नमेंट फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल अच्छा जी देखिए एग्रीमेंट फॉरेन कस्टमर के साथ हुआ ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि यार फॉरेन कस्टमर के साथ आपके एग्रीमेंट्स होते हैं आपके नॉर्मल आप लोकल कस्टमर्स को आप अक्वायर करते हैं एक्सपोर्ट्स तो आप कर ही रहे हैं ना एक नया आपको कस्टमर मिल गया एक्सपोर्ट्स का ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं है तो ये तो नॉर्मल सी बात है सर सडनली कोई फ्लड आया और गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये देखें ये हर बार नहीं होता। ये एक वन ऑफ इवेंट है। ये बात समझ में आ रही है? ये एक वन ऑफ इवेंट है। ये फ्लड का आना और फ्लड के आने की वजह से गवर्नमेंट ने का आपको कॉन्ट्रैक्ट देना, ये वन ऑफ इवेंट है। ये हर दफ़ा आपको सेल्स ये वाली नहीं मिलेंगी। ये बात समझ में आ रही है? ये फ्लड अफेक्टेड ये वन ऑफ इवेंट है। ये वाली जो सेल्स है ये वन ऑफ इवेंट है।
तो सेल्स टू न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर का मिलना कोई मसला नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का आना ये एक वन ऑफ इवेंट है। नए कस्टमर की सेल्स कितनी है सर? 105 मिलियन है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देना ये वन ऑफ इवेंट है, 225 मिलियन, मतलब सर ये भी क्या होगा सर? ये भी एक्सक्लूड होगा। इसकी सेल्स भी एक्सक्लूड होगी और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी एक्सक्लूड होगी। तो 15% इसने मार्कअप भी बता दिया। ठीक है, मार्कअप अगर 15% है तो मतलब 225 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, इसकी क्या होगी सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये तो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्लूड लॉस ऑफ रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू 210 मिलियन। सर लॉस ऑफ रॉ मटेरियल आया है क्योंकि वो आग लग गई थी, आग लगने की वजह से मेरा मटेरियल जल गया, ये इस साल हुआ है। ठीक है, तो 210 मिलियन का ये लॉस भी शामिल है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। तो मतलब ये भी क्या है सर? वन ऑफ इवेंट है। ये भी क्या होगा सर? ये भी एक्सक्लूड होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी वाज शिफ्टेड टू न्यू प्रीमिसेस एंड द ओल्ड बिल्डिंग वाज सोल्ड टू 1.2 मिलियन। ये तो हमने वैसे ही देख लिया था, गेन ऑन सेल, ये तो हमने हमने वहां ही डिसाइड कर लिया था कि ये एक्सक्लूड करना है। थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और खुद करने की एक दफा कोशिश करें, और बेंचमार्क की बेसिस लाजमी लिखें। ठीक है, खुद एक दफा कोशिश करें, हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वही चीज करी हुई है, देखिए 1159 प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया हमने। ठीक है, 1159 देख लेते हैं एक दफा। 1159 ये लिया हमने। ठीक है, 1159 लिया। सेल्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 225 मिलियन की सेल्स हमें दी हुई थी। 225 मिलियन की, इसको मैं सारी चीजें एक दफा रिमूव कर देता हूँ। 225 मिलियन की हमें सेल्स दी हुई थी। ठीक है, तो 225 मिलियन हमने ये ले लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है? 225 डिवाइड बाई 225 डिवाइड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, हमारे पास क्या आ जाएगा? 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है सर? लॉस ऑफ रॉ मटेरियल हमें दिया गिवन था। कितना लॉस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन था सर? 210 मिलियन का हमारे पास लॉस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन था। तो लॉस ऑफ रॉ मटेरियल हम क्या कर देंगे सर? वो भी ऐड कर देंगे, ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ था, हम ऐड कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हमें दिया हुआ था। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना दिया हुआ था? 901 मिलियन। 901 मिलियन को भी हम क्या करेंगे? 901 मिलियन को भी हम माइनस कर देंगे। तो नॉर्मलाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 439 मिलियन। 439 मिलियन पे हमने 5% अप्लाई करा, 21.95 मिलियन हमारी मटेरियलिटी आ गई। अब देखें, डिस्कशन करते हैं कि भाई जैसे कि ये लिस्टेड एंटिटी थी, तो प्राइमरी यूजर्स कौन है? जनरल पब्लिक है, जिसका कंसर्न क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, डिविडेंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसिस्टेंट भी है प्रीवियस ईयर के साथ, 439 है। लास्ट ईयर कितना था वो भी देख लेते हैं हम। लास्ट ईयर था हमारा लास्ट ईयर था हमारा 212, अब हमारा 400 है। ठीक है, कंसिस्टेंट है, इतना ज़्यादा कोई वो मसला नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसिस्टेंट है प्रीवियस ईयर से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? अप्रोप्रिएट बेंचमार्क है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, circumstances give rise to an exceptional decrease or increase in such profit may lead the auditor to conclude that materiality for the financial statement as a whole is more appropriately determined using a normalized profit before tax from continuing operations figure based on past result. Therefore, following items are excluded to arrive at normalized profit. क्या क्या हमने बोला? सेल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट निकाल दो, लॉस ऑफ रॉ मटेरियल निकाल दो, गेन ऑन सेल बिल्डिंग निकाल दो। लेकिन हमने बात करी कि भाई जो इंक्रीज है सेल का ड्यू टू न्यू एग्रीमेंट is part of normal operations, therefore it is not excluded, तो ये बताना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने बताया determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involve the exercise of professional judgment as either 320 suggests the rate of 5% of profit before tax, therefore it is used। ठीक है, तो क्लियर है? देखें, चीज़ों को ड्राफ्टिंग ऐसे करना है, चीज़ों को ड्राफ्टिंग ऐसे करना है जैसे आप बात कर रहे हैं एग्जामिनर के साथ। ठीक है, आपने उसको एक एक चीज़ समझानी है प्रॉपरली। ठीक है, आपने सिर्फ मटेरियलिटी कैलकुलेट करके उसको समझाना भी है कि आपने ये बेंचमार्क क्यों लिया, आपने ये चीज़ें रिमूव करी तो क्यों करी।
ठीक है? आपने नॉर्मलाइज़ करा तो क्यों करा? ये चीज़ रिमूव नहीं करी तो क्यों नहीं करी ये भी बताना है, ठीक है? आपने एक-एक चीज़ को बताना है क्लियरली, आप चीज़ों को प्रॉपर्ली आप बताएँगे, कॉन्सेप्चुअली उससे बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको भी चीज़ें समझ में आएँगी, वो आपको मार्क्स दे रहा होगा। तो होपफुली आपने ये लेक्चर एन्जॉय करा होगा, जो काफ़ी सारी आपकी मिसकंसेप्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी होपफुली क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मुझे ग्रुप पर मैसेज करें, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आज के लेक्चर को रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।